हेलो एवरीवन। तो आ गए हम फिर से आकाश कुमार आपके सामने लेक्चर नंबर 9 लेकर वेव्स एंड ऑप्टिक्स का। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस या वेज आपके जो स्लैब्स हैं और स्लैब के ऊपर दूसरा स्लैब रखा है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने वेज के बारे में पढ़ा था, जो आपका वेज टाइप की जो फिल्म बनती है, जो कि किस टाइप की होती है, इस टाइप की। ठीक है, ये ग्लास और यहाँ बीच में एयर। ऐसे बहुत सारी तरीके की आपकी फिल्म्स बन सकती हैं। यहाँ पर कोई और मटेरियल भी हो सकता है, तीनों डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है, डेंसर रेयर डेंसर और रेयर डेंसर रेयर और रेयर रेयर डेंसर, ऐसा बहुत तरीके के हमने 4 केस डिस्कस किए थे। तो आज उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है, न्यूटन रिंग्स। लेकिन न्यूटन रिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको पीछे का जो लास्ट लेक्चर में, जैसे बहुतों को डाउट आ रहा है कि मैंने 2n+1/2 लैम्डा लिख दिया था। तो हाँ, ये 2n+1/2 लैम्डा नहीं होगा, ये n+1/2 लैम्डा होगा। पता नहीं मैंने क्यों ऐसा किया। 2n+1/2 लैम्डा मैंने लेक्चर में भी आपका करेक्शन करवाया हुआ है, उसमें 2n+1 लैम्डा/2 को मैंने बताया कि n+½ लैम्डा है। ठीक है, तो ये आप करेक्शन कर लीजिए उसमें दोबारा, घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। और बहुतों ने तो आपने करेक्शन कर लिया होगा खुद से। ठीक, तो आज का जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा न्यूटन रिंग से स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो न्यूटन रिंग्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। न्यूटन रिंग्स देखिए कहाँ कहाँ इसका इम्पोर्टेंस है, पहले ये देखते हैं। जैसे आपने ऑयल देखा होगा, किसी सरफेस पर ऑयल जब गिर जाता है तो उस पर हमें फ्रिंजेस दिखती हैं। ठीक है, मान लो पानी है, पानी के ऊपर आपका ऑयल गिर गया, तो आप जब ऊपर से देखते हैं उस पर, तो आपको क्या दिखता है, उस पर कलर्स दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ये न्यूटन फ्रिंजेस की वजह से ही बनते होते हैं। न्यूटन फ्रिंजेस या फिर थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से ही बनते हैं। जहाँ पर भी आपको सर्कुलर फ्रिंजेस टाइप का पैटर्न मिलेगा ना, वो आपका क्या कहलाता है, न्यूटन फ्रिंजेस होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सर्कुलर टाइप के फ्रिंजेस होते हैं। जैसे थिन फिल्म में होते थे ना सर्कुलर, ऐसे यहाँ पर क्या होंगे, सर्कुलर फ्रिंजेस होंगे। तो लेकिन होता कैसा है डायग्राम, ये देख लीजिए। तो शुरुआत होती है इसकी कि हमारे पास एक नीचे ग्लास स्लैब होगा। ये सबसे बेसिक न्यूटन रिंग्स का एक्सपेरिमेंट है। ग्लास का स्लैब है हमारे पास, और ऊपर हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये ग्लास स्लैब, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारा आर है। ठीक, ओके। और ये जो आपका डायमीटर है, जो अपर्चर जिसे आप बोलते हैं, अपर्चर है इसका कैपिटल डी। ठीक, तो ये आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो होगा क्या, ये ग्लास का बना हुआ है और ये भी ग्लास है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लास और ग्लास के बीच में एक एयर की थिन फिल्म जनरेट हो गई। जैसे वेज में होता था ना, ये ग्लास यहाँ पर क्या है, ये एयर है। तो ये थिन फिल्म क्या होगी, जनरेट हो गई इसमें बीच में। तो इस थिन फिल्म की वजह से, जैसे वेज में हमारा इंटरफेरेंस बन रहा था, ऐसे यहाँ पर भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अच्छा, वेज में क्या बन रहा था, आपके स्ट्रेट लाइन्स बन रहे थे, स्ट्रेट लाइन बन रहे थे, और उनका बीटा जो था वो कांस्टेंट था। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ। बीटा क्या था, कांस्टेंट, λ/2 म्यू इंटू थीटा। ये आपका बीटा बन रहा था जो कि कांस्टेंट था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये बीटा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा अलग होगा। कैसा होगा देखते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि मान लीजिए इसमें जो सोर्स डालते हैं हम, थोड़ा और डायग्राम बनाते हैं इसमें अच्छे से। ये आपके पास लेंस है और ये नीचे स्लैब है। ठीक, तो इसमें जो सोर्स, जो लाइट सोर्स है वो हमारा, वो एक्सटेंडेड सोर्स है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक वेव्स ये डाल रहा है इस पर। ठीक, और कैसी डाल रहा है, एक्सटेंडेड है तो कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। तो पैरेलल और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रेज आ रही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर रेज आएंगी तो ये आगे ऐसे चलेगी, मान लो कोई रे ऐसे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी बाहर, और एक इधर से भी रे रिफ्लेक्ट होगी। तो जो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, इस सरफेस को अगर मैं AOB मानता हूँ एंड इसको मैं PQ मानता हूँ। ठीक,
तो जो यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम सरफेस AOB एंड सरफेस PQ। ये दो सरफेस की वजह से रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में इंटरफेरेंस करेंगी तो हमको पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो पैटर्न मिलता है हमको इस तरीके से। अच्छा, जो हमने लास्ट क्लासेज में जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जब भी हमने थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ा था तो उसमें दो टाइप के थे, हमने 4 केस पढ़े थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले केस में था जो हमारा मैक्सिमा मिनिमा की अगर बात करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो पहले केस में था हमारा मैक्सिमा जो है 2 म्यू टी, अगर हमारा परपेंडिकुलर इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस जिसे हम बोलते हैं, 2 म्यू टी हमारा क्या हो गया था, n+1/2 लैम्डा, और ये 2 म्यू टी इज़ n लैम्डा, ऐसा हो गया था। अच्छा, दूसरे केस में भी क्या था, सेम था बिल्कुल। ठीक, तीसरे केस में क्या था, 2 म्यू टी, इसका उल्टा हो गया था, n लैम्डा एंड 2 म्यू टी इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा। ये कहता था डेंस रेयर डेंस, इस फॉर्म का आपका मीडियम होगा, डेंस रेयर डेंस, और ये क्या था, रेयर डेंस रेयर। अब इसमें क्या था आपका, रेयर थोड़ा ज़्यादा डेंस, R प्राइम और R डबल प्राइम। ठीक, और इसमें क्या था, डेंस थोड़ा कम डेंस, ज़्यादा कम, थोड़ा और कम डेंस। ठीक, तो ऐसे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बढ़ रहा था, इसमें कम हो रहा था। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम था, ये सेम था और यहाँ पर ये वाला सेम था। तो आपके कुल मिलाकर 2 केसेस बन गए, जिस पहले केस में जो आपका होगा मैक्सिमम मिनिमा इस टाइप का होगा, दूसरे केस में आपका मैक्सिमम मिनिमा इस टाइप का होगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर जो होंगे यहाँ पर भी ऐसे ही सारे केसेस सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम नॉर्मल इंसिडेंस ले रहे हैं तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक, तो सेम फॉर्मूला इधर भी लगाएंगे। तो हमारा मैक्सिमा, जब नॉर्मल में ग्लास, मतलब कि ये डेंस लूँ अगर मैं, ये वाला डेंस, ये मेरा हो गया रेयर और ये दोबारा मेरा क्या हो गया, डेंस, तो मेरा जो मैक्सिमा हो जाएगा इधर, मैक्सिमा हो जाएगा 2 म्यू टी। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थिन फिल्म का। ठीक, बाहर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू मैक्सिमा के लिए n+1/2 लैम्डा। ठीक, और मिनिमा के लिए 2 म्यू टी। ये कब है, जब डेंस रेयर डेंस वाली फॉर्म हो या फिर रेयर डेंस रेयर वाली फॉर्म हो, केस फर्स्ट। ठीक, ये तब है, तो 2 म्यू टी इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक, दूसरा केस क्या आएगा इसमें, जब रेयर प्राइम रेयर डबल प्राइम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब कि रेयर प्राइम रेयर डबल प्राइम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे अगर बढ़ रहा है, या फिर डेंसर प्राइम डेंसर डबल प्राइम डेंसर प्राइम एंड डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजिंग। अगर ऐसा वाला केस होगा तो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा क्या आएंगे, मैक्सिमाइज 2 म्यू टी इक्वल्स टू n लैम्डा, मिनिमाइज 2 म्यू टी इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा। ठीक, तो बिल्कुल पीछे थिन फिल्म की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये आपका मेजर होता है। मेजर इसीलिए होता है क्योंकि जो आपका मेजर एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या करते हैं, हम ग्लास का लेंस लेते हैं, ग्लास का स्लैब लेते हैं, बीच में क्या होती है, एयर होती है, तो हम ये वाला आपका मेजर फॉर्मूला होगा इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा का। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें ये भी आपका यूज़ हो सकता है। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं इसमें कि फ्रिंजेस कैसे बनती हैं। ठीक है, फ्रिंजेस मैंने जैसे बताया, यहाँ से कोई एक AOB से आपका रिफ्लेक्टेड रे आएगा, एक PQ से आपका रिफ्लेक्टेड रे आएगा, दोनों इंटरफेयर करेंगे और दोनों क्या बनाएंगे, फ्रिंज पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, फ्रिंज पैटर्न इसमें बनता है सर्कुलर। कैसा बनेगा, सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न बनेगा। क्यों बनेगा, ये आपके पास लेंस है, अब कोई थिकनेस T के लिए क्या होगा, कोई भी थिकनेस T के लिए अगर मैं, ये मेरा रेडियस R है इसका ऐसे, तो मैं अगर ये वाला पॉइंट देखता हूँ, ठीक, तो ये लेंस कैसा होगा, इस टाइप का होगा ना, कुछ ऐसा 3 डायमेंशनल लेंस होगा। तो ये थिकनेस एक सर्कल में T रहेगा पूरा, मतलब यहाँ पर भी T होगा। ठीक है, मतलब एक अगर मैं सर्कल इस पर कार्व आउट करता हूँ, यहाँ पर सर्कल बनाता हूँ, तो हर सर्कल के हर पॉइंट पर थिकनेस क्या होगा, T होगा।
ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे क्या है आपका स्लैब है, ग्लास स्लैब। तो हर सर्कल के हर पॉइंट पर क्या होगा, थिकनेस टी होगा। ठीक, तो कैसी फ्रिंजेस बनेंगी, जब आपकी थिकनेस सेम है तो कोई भी फ्रिंज के लिए 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 लैम्डा, जैसे कि किसके लिए है, मैक्सिमा के लिए है। तो मैक्सिमा के लिए अगर आपका थिकनेस सेम है, ठीक, थिकनेस, तो एक थिकनेस के लिए एक आपका फ्रिंज बन जाएगा। भाई एक थिकनेस के लिए एक ही तो ऑर्डर आएगा एन, लैम्डा आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक थिकनेस के लिए एक आपका ऑर्डर आ गया, मतलब एक फ्रिंज आ गई। तो ये थिकनेस कैसे बनेगी, सर्कल में एक फ्रिंज बनेगी। कैसी बनेगी फ्रिंज, सर्कल में एक फ्रिंज बनेगी। दूसरी फ्रिंज क्या बनेगी, उसके बाहर बनेगी, दूसरे सर्कल में, जिसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होगी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उसमें फ्रिंजेस बनेगी, ठीक है। लेकिन दिखेंगी कहाँ फ्रिंजेस आपको, इस प्लेट पर दिखेंगी, ऐसे इस तरीके से दिखेंगी सर्कुलर फ्रिंजेस, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्कुलर फ्रिंजेस दिखेंगी। अच्छा, बीच वाली जो फ्रिंज होगी वो होगी आपकी डार्क। इसके बारे में और बातें करते हैं, अभी देखते हैं, ठीक। तो ये आपका सेंस बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये मेरा लेंस जो है किसी स्फेयर से कार्व्ड आउट होगा। भाई स्फेयर से ही तो बनता है लेंस, और मैंने मान लो ऐसे लेंस बनाया, मैंने स्फेयर को काट दिया और ये मेरा लेंस आ गया इतना, जो मैं ए ओ बी वाला बोल रहा था, ये है। और मेरा पी क्यू क्या है, ये है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो, रेडियस ऑफ फ्रिंजेस, ये हेडिंग डाल लो। तो रेडियस ऑफ फ्रिंजेस निकालेंगे हम। देखिए, अब मेरा सर्कल का जो रेडियस है, वो मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो कितना है, कैपिटल आर, ठीक। और मैंने किसी भी, ये थिकनेस मान लिया मैंने इसका टी, मतलब ये कोई भी एक फ्रिंज के लिए देख रहा हूँ, अगर मैं कोई भी एक फ्रिंज के लिए थिकनेस टी है, ठीक। कोई भी nth ऑर्डर फ्रिंज के लिए थिकनेस टी है, ठीक है। तो ये टी है मेरे पास, तो ये मेरे पास कितना बचा अब, ये डायमेट्रिकली अपोजिट अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना बचा मेरे पास, आर माइनस टी, ठीक है। अच्छा, ये फ्रिंज है तुम्हारा, फ्रिंज कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, ऐसे, ये फ्रिंज है, ठीक है। तो जब ये फ्रिंज है तो इसका रेडियस कितना हो गया, ये रेडियस हो गया मेरा आर एन, फॉर एनी nth फ्रिंज। तो आर एन इज रेडियस ऑफ nth फ्रिंज, ठीक। एंड ठीक है, टी इज थिकनेस करस्पॉन्डिंग टू आर एन। तो आर एन के करस्पॉन्डिंग थिकनेस क्या है, टी है। आर एन कम होता तो मेरा थिकनेस क्या हो जाती, कम हो जाती, मतलब आर एन मेरा कहीं यहाँ पर होता तो थिकनेस कम हो जाती, ठीक है। तो आर एन के करस्पॉन्डिंग थिकनेस टी, और मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा आर है, तो ये डिस्टेंस मेरा आर माइनस टी हो गया। अब थोड़ा ज्योमेट्री देखते हैं इसमें। ज्योमेट्री देखो, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ओ एंड बी को ज्वाइन कर दिया, और ये इस पॉइंट को मान लो आप ओ प्राइम, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो जो डायमीटर है आपका, वो डायमीटर किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, ये आपको पता ही होगा। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दिख गया, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर। अच्छा, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक, तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया भाई, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, तो ये भी कितना हो गया मेरे पास, थीटा हो गया, ठीक। ये थीटा, तो ये भी मेरा थीटा हो गया। तो मैं अगर टेन थीटा निकालता हूँ, टेन थीटा क्या निकालता हूँ, टेन थीटा, तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए, अगर इसको मैं ले लूँ यहाँ पर बीच वाला पॉइंट एम, ट्राइंगल ओ प्राइम एम बी में टेन थीटा मेरा क्या आएगा, कैपिटल आर माइनस टी डिवाइडेड बाय एम बी, ओ प्राइम एम, इसको ऐसे लिखिए, ओ प्राइम एम डिवाइडेड बाई एम बी। तो ओ प्राइम है मेरे पास कैपिटल आर माइनस टी, ओके। तो कैपिटल आर, अच्छा 2r हो गया ना, ये 2r, टोटल डायमीटर 2r है, तो 2r माइनस टी, और मेरा एम बी कितना है, आर एन, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल ओ बी एम, तो ट्राइंगल ओ बी एम में टेन थीटा मेरा क्या हो गया, टेन थीटा इज
आर एन डिवाइडेड बाई ओ एम, ठीक है, ओ एम है मेरे पास टी, तो टेन थीटा इक्वल रख दूंगा, दिस इम्प्लाइज 2r माइनस टी बाई आर एन इज इक्वल्स टू आर एन बाई टी। तो इससे यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, आर एन स्क्वायर इज टी इंटू 2r माइनस टी, ये आ गया, ठीक। ये जरूरी फॉर्मूला है। अब इसमें लिखिए इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन t, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो लेंस का जो आपने बहुत कम पोर्शन लिया है, छोटा पोर्शन लिया है लेंस का, इसलिए थिकनेस की आपकी बहुत कम होगी, तो 2r भी आपका t से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या लिख दूंगा मैं कि आर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला आ गया फाइनल, क्वेश्चन 1 मान लो इसको, ठीक। आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2r इंटू टी आ गया, ठीक है, ओके। अब देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ फ्रिंज क्या आएगा। तो पहले लिखिए फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा जनरल केस के लिए जो लेते हैं हम क्या लेते हैं, 2t या फिर 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लेमडा, दिस इज फॉर मिनिमा, 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लेमडा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं t निकालता हूँ, यहाँ से मैंने क्या निकाला t इज़ आर एन स्क्वायर बाई 2 कैपिटल R, इस t को इधर रिप्लेस किया तो 2 म्यू इंटू आर एन स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू एन लेमडा। तो आर एन स्क्वायर मेरा आपके कॉन्स्टेंट की टर्म में आ गया, 2 से 2 कट गया, ये हो गया एन लेमडा आर बाई म्यू, तो आर एन इज अंडर रूट एन लेमडा कैपिटल R बाई म्यू। ये किसके लिए, मिनिमा की कोई भी डार्क फ्रिंज की रेडियस आ गई, ठीक। सर्कुलर फ्रिंजेस होती है ना, तो डार्क फ्रिंज की रेडियस आ गई। अच्छा, फॉर मैक्सिमा सिमिलरली क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस हाफ आ जाएगा, फॉर मैक्सिमा आर एन इज इक्वल्स टू, खुद से करके देखिए कैसे, n प्लस हाफ लेमडा कैपिटल R बाई म्यू, ठीक है। तो ये आपका मिनिमा और मैक्सिमा की क्या आ गई, रेडियस आ गई, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन्स रिंग लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। पहला प्रॉपर्टी तो हमको पता ही है क्या है, पहला प्रॉपर्टी है इसका सर्कुलर होती है, सर्कुलर फ्रिंजेस या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो आपका सेंट्रल फ्रिंज है वो क्या होता है, डार्क होता है। जो आपका इस टाइप का सेटअप दिया हुआ है तो उसमें क्या होगा, सेंट्रल फ्रिंज डार्क होगा, हमेशा नहीं होता, सिर्फ इसी टाइप के सेटअप में होगा, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे क्यों नहीं होता हमेशा। अच्छा, और रीजन ऑफ फ्रिंज जो होगा, किस रीजन में फाइंड हो रही है फ्रिंज, किस रीजन में पाई जाएंगी, रीजन ऑफ फ्रिंजेस इक्वल टू द डायमीटर ऑफ लेंस, या फिर डायमीटर की जगह क्या लिख लेंगे, अपर्चर। रीजन ऑफ फ्रिंजेस इक्वल टू अपर्चर, मतलब जितना बड़ा ये लेंस होगा इसी रीजन में हमको फ्रिंजेस मिलेंगी, इसके बाहर हमें फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं काउंटिंग रूल पर, ये आप लिख लीजिए पॉज करके, फ्रिंजेस को काउंट कैसे करना है। काउंटिंग रूल, तो देखिए ऐसा आपका मान लिया कि बीच में क्या बन रहा है, डार्क फ्रिंज बन रहा है, क्या मान लिया, बीच में डार्क फ्रिंज, उसके अराउंड एक पहला डार्क, ये दूसरा डार्क, ये तीसरा डार्क, ये चौथा डार्क, ठीक। तो जो सेंटर वाला होगा ये है आपका n इक्वल्स टू 0 के लिए सेंट्रल डार्क फ्रिंज, ठीक। जो पहला वाला आपका काला वाला है ये होगा आपका n इक्वल्स टू 1 के लिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दूसरा n इक्वल्स टू 2 के लिए सेकंड डार्क फ्रिंज,
n इक्वल्स टू 3 के लिए थर्ड डार्क फ्रिंज, एंड n इक्वल्स टू 4 के लिए फोर्थ डार्क फ्रिंज। ठीक, ऐसे ऐसे होगा आपका। तो ये आपको याद रखना है, जो सेंटर वाला होगा उसके करस्पॉन्डिंग n इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपका डार्क के लिए क्या होता है, 2 म्यू 2 इज n लैम्डा। तो यहाँ पर n क्या है, n इज 0 1 2 3 4। ये किसके लिए, डार्क के लिए। ब्राइट के लिए क्या होता है आपका, ब्राइट के लिए आपके पास होता है 2 म्यू t इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा। n क्या है यहाँ पर, 0 1 2 3 ऐसे। ठीक, सो फॉर n इक्वल्स टू 0 क्या आएगा, यहाँ पर दो डार्क के बीच में क्या आता है, एक ब्राइट फ्रिंज आती है। तो दो डार्क के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज है, तो भाई पहली ब्राइट किसके लिए आएगी, n इक्वल्स टू 0 के लिए। तो ये है n इक्वल्स टू 0 के लिए फर्स्ट ब्राइट। फिर यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 के लिए सेकंड ब्राइट। फिर n इक्वल्स टू 3 के लिए थर्ड ब्राइट। ठीक, तो ऐसे ऐसे आपकी फ्रिंजेस आएंगी। तो n इक्वल्स टू 0 यहाँ पर फर्स्ट है, n इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, n इक्वल्स टू थर्ड जो है आपका, n इक्वल्स टू थर्ड क्या है, n इक्वल्स टू 2 क्या है आपका, थर्ड फ्रिंज है। ठीक है, तो मतलब जो ऑर्डर है उससे ऊपर आ रहा है हमारा, नंबर ऑफ फ्रिंज क्या आ रहा है, ऑर्डर से ऊपर आ रहा है। n क्या है, ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर से एक ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर nth डार्क फ्रिंज, अगर मेरे को दिया हुआ है कि nth डार्क फ्रिंज आपका बन रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, nth डार्क फ्रिंज मतलब कि जैसे 10th फ्रिंज मान लिया, तो ऑर्डर क्या हो गया इसमें। अच्छा, डार्क के केस में क्या है, ऑर्डर हमेशा क्या चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। n इक्वल्स टू 1 के लिए फर्स्ट ऑर्डर, n इक्वल्स टू 2 के लिए सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब n इक्वल्स टू 2 क्या है, ऑर्डर सेकंड है, तो फ्रिंज क्या है, सेकंड हो गई। n इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्डर के लिए थर्ड फ्रिंज, फोर्थ ऑर्डर के लिए फोर्थ फ्रिंज। ठीक है, लेकिन ब्राइट में क्या चल रहा है, 0th ऑर्डर के लिए फर्स्ट फ्रिंज, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड फ्रिंज, तो एक ज़्यादा चल रहा है। तो डार्क में क्या होगा, फॉर nth डार्क फ्रिंज ऑर्डर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फ्रिंज, एंड फॉर nth ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, हमेशा एक कम आ रहा है उससे, तो स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N माइनस 1। फर्स्ट ब्राइट के लिए ऑर्डर क्या है, 0, सेकंड ब्राइट के लिए ऑर्डर क्या है, 1, तो एक कम आ रहा है ना, तो कैपिटल N माइनस 1। तो यहाँ से अगर आपको ऑर्डर दिया है तो आप नंबर ऑफ फ्रिंज भी निकाल सकते हैं, तो n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, कैपिटल N इज स्मॉल n प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कैपिटल R इक्वल्स टू 5 मीटर, लैम्डा इज 589 नैनोमीटर्स, एंड डायमीटर ऑफ लेंस इज 20 mm। पहला उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बताओ, ब्राइट फ्रिंजेस। दूसरा उसने पूछा है एयर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1.33, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बताना है। दूसरे केस में भी ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो देखिए कैसे, देखिए इसको कैसे काउंटर करना है क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहले लिख लेते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या होता है हमारे पास, RN इज अंडर रूट n प्लस, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप दो जो आपकी इक्वेशन थी उससे भी निकाल सकते हैं, लैम्डा कैपिटल R बाई म्यू, ये होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ऐसे टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो मान लो इसने डायमीटर दिया हुआ है ना, तो हमारी रीजन ऑफ फ्रिंज क्या होता है, डायमीटर के बराबर होता है। तो अगर मेरा D है तो रीजन फ्रिंज क्या होगा,
यही होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं फ्रिंज बनाता हूँ ऐसे, तो ये मेरा मान लो बाहर वाला फ्रिंज बना, फिर मेरा ये अंदर वाला फ्रिंज बना, ऐसे ऐसे मेरे फ्रिंजेस बने, ठीक, ऐसे ऐसे मेरे फ्रिंजेस बने। तो ये मान लिया कि बाहर वाला ब्राइट फ्रिंज है, ठीक। तो बाहर वाले ब्राइट फ्रिंज के लिए रेडियस क्या हो गया, ये रेडियस है, रेडियस क्या हो गया, डी का आधा हो गया, d/2, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डर निकाल लेंगे, मतलब यहाँ से मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कितना बन रहा है। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज यहाँ पर क्या लिख देंगे, d/2 इज √n+½ लैम्डा कैपिटल R बाई म्यू। अच्छा, पहले केस में जो है टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछा है जब आपकी एयर है, तो म्यू क्या हो गया, पहले केस में म्यू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मेरा, अच्छा यहीं से पहले n निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल्स टू d² म्यू बाई 4 लैम्डा कैपिटल R माइनस 1/2, ये मेरा आ गया n। तो फॉर म्यू इक्वल्स टू 1 मेरा n क्या हो जाएगा, d² बाई 4 लैम्डा कैपिटल R बाई -½ अब d का वैल्यू डालिए, d क्या है 20 mm, मतलब 20 × 10⁻³ मीटर, ये है 589 × 10⁻⁹ मीटर, और ये 5 मीटर दिया ही हुआ है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आप निकाल कर देखिएगा खुद से। तो आपका जो n आएगा डेट विल बी समवेयर कंपेरेबल टू, n विल बी और 33.45 के लगभग आएगा, ठीक है। तो इसको आप ले लेंगे, अच्छा 33.45 आ रहा है, मतलब 33 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस क्या ले लेंगे हम, सिमिलर टू 33। 33 से थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब है कि जो आपका जो रेडियस है, ठीक है, जो ब्राइट फ्रिंज का जो रेडियस है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है, थोड़ा सा कम है, इसलिए ऑर्डर क्या आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, n इक्वल्स टू 33 हो गया आपका। तो जब ऑर्डर आपका 33 आ रहा है तो टोटल फ्रिंज कितने हो गए, अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज हो जाएंगे n + 1। तो n + 1 मानी कि 33 + 1 इज 34, ठीक। तो पहले केस में आ गया 34। दूसरे केस में क्या है, म्यू इक्वल्स टू 1.33 रख देना है, और कुछ नहीं करना। तो दूसरे केस में म्यू इज़ 1.33, तो उस केस में आपका n आ जाएगा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ और फिर से कैलकुलेट करिएगा, 44.65। तो इसको भी क्या करेंगे, सिमिलर टू 44। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज आ गए n + 1, दैट इज़ 44 + 1 45, ठीक है। तो जैसे ही आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर मतलब थोड़ा मीडियम चेंज किया, तो नंबर ऑफ फ्रिंज क्या हो गए, चेंज हो गए। अब ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रहे हैं, पहले कम आ रहे थे, मतलब कि बहुत सारे फ्रिंजेस ऐसे अंदर आ गए, ऐसा आपको फील होगा। जैसे आप उसमें लिक्विड इंसर्ट करेंगे तो आपको दिखेगा ऐसे फ्रिंजेस क्या हैं, अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रिंजेस आ गए। पहले कितने 34, अब 11 फ्रिंजेस एक्स्ट्रा आ गए उसके अंदर, ठीक। तो ऐसे ये क्वेश्चन को डील करना है आपको। क्वेश्चन में कुछ नहीं था इसमें, आगे देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा। टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस देखते हैं। अभी न्यूटन रिंग्स देख लिया हमने, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, कैसे कैसे फ्रिंजेस बन सकते हैं। तो पहला केस देखते हैं, पहला टाइप्स ऑफ न्यूटन रिंग। एक आपका ऐसा कुछ आएगा, ये आपके दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे दिए उसने, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। इसमें पूछेगा रेडियस ऑफ फ्रिंज निकालो, रेडियस ऑफ फ्रिंज निकालो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना, अगर मैं ये पॉइंट O लेता हूँ तो इसको मैं O को ऐसे मैग्नीफाई करता हूँ तो ऐसे दिखेगा यहाँ कुछ O, ये है आपका r1, ये है आपका r2, ये सीधी लाइन खींचो, ये इसके लिए थिकनेस मान लिया T1, इमेजिनरी प्लेन मान लिया है बीच में, ठीक है, और ये थिकनेस मान लिया T2, मतलब किसी भी ऑर्डर ऑफ फ्रिंज के लिए जिसका रेडियस क्या है Rn है, उसके लिए ये वाला थिकनेस T1 और ये थिकनेस T2, ठीक है। तो मुझे पता है कि टोटल थिकनेस, जब टोटल थिकनेस मेरे पास 2T हो, टोटल थिकनेस अगर मेरे पास T है, ठीक है, तो मैं मेरे डार्क के लिए, अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो फाइंड रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक। तो डार्क के लिए मेरे पास क्या होता है, 2T इक्वल्स टू या फिर 2μT इक्वल्स टू n लैम्डा, ये होता है, ठीक। अगर मेरा एयर दिया हुआ है, फॉर एयर म्यू इक्वल्स टू 1,
तो मेरे पास क्या आ गया 2t इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक, अब मेरा टोटल थिकनेस कितना है 2 इंटू T1 प्लस T2 इक्वल्स टू एन लेमडा। अब देखिए अगर मैं खाली ऊपर वाला देखता हूँ T1 के लिए, तो T1 के लिए मेरे पास रेडियस Rn है, ये वाला फ्रिंज का रेडियस R1 और थिकनेस है मेरे पास T1। तो मुझे पता है कि रेडियस और फ्रिंज में थिकनेस में क्या रिलेशन है, Rn इज 2t इंटू आर, ये रिलेशन होता है फॉर एनी थिकनेस T और रेडियस अगर मेरा R है लेंस का। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। अच्छा, ऊपर वाले के लिए रेडियस कितना है R1 और थिकनेस कितना है T1। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, T1 की जगह लिख दिया मैंने Rn स्क्वायर बाई 2 इंटू R1। यहाँ से T1 क्या आ गया Rn स्क्वायर बाई 2 इंटू R1। ऐसे T2 क्या आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, Rn तो दोनों के लिए सेम रहेगा भाई, ये Rn तो इसके लिए भी Rn ही है, सेम है Rn दोनों के लिए। ठीक है, उसके लिए T1 है थिकनेस और इसके लिए T2 है, तो ये Rn है हमारे पास। तो Rn स्क्वायर बाई 2R1 2R2, T2 के लिए 2R2, तो Rn स्क्वायर बाई 2R2 इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक, अब Rn स्क्वायर यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लो और 2 मेरा कट गया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू एन लेमडा। तो यहाँ से मेरा आ गया Rn इक्वल्स टू एन लेमडा बाई 1/R1 प्लस 1/R2 Rn स्क्वायर। ये मेरा आ गया इस फॉर्म के लिए। अगर मेरे इस टाइप के आपके इस टाइप का अगर मेरे को सेटअप दिया हुआ है तो ये मेरा फॉर्म होगा। ठीक, ओके, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। इसमें स्पेशल केस देखिए, अब स्पेशल केस इसी फॉर्म में स्पेशल केस है जब आपका R2 जो है वो इन्फानाइट हो जाए, या फिर R2 को क्या बोल दूं मैं, एक प्लेन है, प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इन्फानाइट होता है ना। इसके ऊपर मेरा एक लेंस रखा हुआ है ऐसे, जो कि हमने पहले कॉमन एग्जांपल जो हमारा है न्यूटन रिंग्स का कॉमन एक्सपेरिमेंट जो है उसकी तरह हो गया। तो R2 अगर मैं इन्फानाइट रखता हूँ तो 1/∞ क्या हो गया 0, तो Rn स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया एन लेमडा इंटू R1, जो कि हमारा नॉर्मली आता ही है, मिनिमा के लिए आता है ना ये डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसके लिए निकाल लेंगे, मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए क्या आ जाएगा n प्लस हाफ आ जाएगा n की जगह। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना है। आपको ध्यान रखना है कि टोटल थिकनेस लेनी है यहाँ पर 2 μt इक्वल्स टू एन लेमडा में टोटल थिकनेस लेनी है, और ये हर जगह वैलिड होगा। आपको किसी भी टाइप का ये अरेंजमेंट दे दे, आपको टोटल थिकनेस कितनी लेनी है 2 μt इक्वल्स टू एन लेमडा। ये टी क्या है टोटल थिकनेस, टी क्या है यहाँ पर टोटल थिकनेस, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा जो एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ, दूसरा और तीसरा एग्जांपल, वो मुझसे आइज़र पुणे में मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, और मैंने बता दिया था। ठीक, तो दूसरा एग्जांपल है कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है 2 लेंस, मतलब जो आपको पहले उल्टा करके दिया हुआ था एक लेंस, वो आपको अब सीधा कर दिया। ठीक, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। अब पूछ रहा है फाइंड रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंज का रेडियस बताना है फिर से। तो फिर से आप यहाँ क्या बनेंगे, एक इमेजिनरी प्लेन बनाइए और कोई भी एक उसके लिए क्या बनाएंगे आप, ऐसे थिकनेस बना लिया ऐसे। ठीक है, कोई भी एक रिंग के लिए क्या बना लिया मैंने, एक थिकनेस बना लिया। ये ऐसे रिंग बन रहा है मेरा, यहाँ क्या नीचे बनता है ना बेस पर, तो यहाँ बनेगा मेरा रिंग। ये Rn मेरा थिकनेस है, Rn मेरा क्या है रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक, और ये मेरा टोटल थिकनेस है T। मेरा ये वाला जो थिकनेस है कितना है ये, इसको मैं मान लूँगा T1। R1 के करस्पॉन्डिंग क्या है T1, और ये जो मेरा थिकनेस है इसको मैं मान लूँगा T2। ठीक, तो मैंने बोला टोटल थिकनेस लेना है हमें, तो टोटल थिकनेस यहाँ पर क्या होगा T1 प्लस T2 होगा क्या, नहीं होगा, ये नहीं लेना है आपको, T1 प्लस T2 नहीं लेना है। यहाँ पर क्या लेंगे, जितना गैप है। टोटल थिकनेस का मतलब है कि दोनों सरफेस के बीच में जितना गैप है। जैसे हमने पीछे वाले एग्जांपल में क्या दिया था,
ऐसे था, तो ये T1 लिया था, ये T2 लिया था, तो ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों के बीच में जितना गैप है वो कितना हो गया था, T1 प्लस T2, ये टोटल थिकनेस था। लेकिन यहाँ पर क्या है गैप, T1 माइनस T2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर T क्या लेंगे, T1 माइनस T2, ठीक। तो फिर से वही लगा दीजिए, 2T इक्वल्स टू, अब बीच में अगर एयर है इसके, तो 2T इक्वल्स टू एन लेमडा, तो 2 ऑफ T माइनस T1 माइनस T2 इक्वल्स टू एन लेमडा। और फिर से आपको पता ही है कोई भी आर एन के लिए, आर एन रेडियस है, तो आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू आर टी, ठीक है। तो R1 T1 एंड आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू R2 T2, T1 T2 वहाँ से रिप्लेस कीजिए, तो यहाँ पर जो आपको आर एन आ जाएगा, आर एन स्क्वायर इज एन लेमडा बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये आपका ऐसे आएगा सेकंड केस में, ठीक। कुछ नहीं था, पिछले वाले की तरह ही था, बस यहाँ पर आपको क्या लेना है, T1 माइनस T2, जो आपको थिकनेस लेनी है दैट इज़ द गैप बिटवीन द टू सरफेसेस, वो दोनों सरफेस के बीच में गैप है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, तीसरा जो केस है, तीसरा केस है आपका कि ऐसे आपका कुछ स्लैब दे दिया है, ये आपको स्लैब दे दिया और इस पर क्या है, इस तरीके से आपका एक लेंस रख दिया है, ये क्या है आपका एक लेंस है, ठीक। इस तरीके से आपका लेंस है, देख रहे हैं, और एक ग्लास स्लैब है, ग्लास के ऊपर ऐसे कर्व्ड लेंस हमने रख दिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म है उसका, ऐसे कर्व्ड है, और ये नीचे क्या है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। तो इसमें जो फ्रिंजेस बनेंगे आपके कैसे बनेंगे, इसमें बनेंगे आपके स्ट्रेट फ्रिंजेस, स्ट्रेट लाइंस में होंगे, ऐसे सीधे सीधे, किस पर दिखेंगे, ग्लास के स्लैब पर, ये स्लैब है अगर आपका ग्लास का, तो इस पर ऐसे सीधे सीधे फ्रिंजेस दिखेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक, ओके। तो ये आपके मेन केसेस हो गए। इसके बाद जो आपका बचता है वो एक जनरल फंडा बचता है, वो भी आपका करवा देते हैं जल्दी से। देखिए, अब मेरा जो मेन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लिया इस पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लोग घटक पढ़ रहे हैं उनको ये पता होगा, ठीक है। जो मेरा मेन है, मान लीजिए ये मेरा ग्लास का स्लैब है, ये है मेरा ग्लास स्लैब, और इसके ऊपर, अब मैंने टच नहीं किया इसको, मैंने क्या किया, इसके ऊपर T0 हाइट पर रख दिया लेंस को, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ फ्रिंजेस बताइए क्या होगा, तो फिर से मैं वही लगाऊंगा, फंडा हमारा वही है, फिर से क्या बनाएंगे, इसके बेस पर क्या बनाएंगे, इमेजिनरी प्लेन बनाएंगे, ठीक। अब मेरा अगर कोई रेडियस मेरा फ्रिंज का Rn है, ये मेरा क्या है Rn, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर थिकनेस मेरा क्या हो गया, मान लो T हो गया, ठीक है, या फिर T प्राइम मान लो, तो टोटल थिकनेस कितना हो गया, T प्राइम प्लस T0, T प्राइम प्लस T0, दोनों सरफेस के बीच का थिकनेस ना, तो T प्राइम और T0, ये कितना है आपका T0, तो T प्राइम प्लस T0 हो गया टोटल थिकनेस। तो फिर से वही लगाएंगे, फॉर मिनिमा क्या होता है आपका 2T इक्वल्स टू एन लेमडा, ठीक। तो 2 ऑफ T प्राइम प्लस T0 इक्वल्स टू एन लेमडा, ठीक है। और आपको पता है कि T प्राइम के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे Rn लिखना है तो कैसे लिख दूंगा मैं, Rn स्क्वायर इक्वल्स टू 2T प्राइम इंटू R, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R है, ठीक है। तो T प्राइम वहाँ से रिप्लेस करिए आप तो 2 इंटू T प्राइम वहाँ से अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये हो गया मेरे पास Rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस T0 आपको गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि Rn स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन लेमडा कैपिटल R माइनस 2T0 इंटू R, ये मेरा आ गया Rn स्क्वायर फॉर मिनिमा, ठीक। फॉर मैक्सिमा क्या आएगा मेरा, Rn स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ लेमडा कैपिटल R माइनस 2T0 इंटू
आर। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आएगा। अब इसको देखते हैं ये कह क्या रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपका मान लो T0 0 होता, T0 मतलब आपने इसको टच करवा दिया, तो आपका पहला वाला केस बन गया। अगर मेरा इफ़ T0 इज, इसको मिटा दीजिए, इफ़ T0 इज 0, तो मेरा क्या हो गया, ओरिजिनल केस बन गया। तो उस केस में क्या होता था मेरा, Rn² इक्वल्स टू एन लैम्डा आर। अगर मैं मिनिमा की बात कर रहा हूँ, मिनिमा के लिए ये होता था Rn² इक्वल्स टू एन लैम्डा आर। अगर मैं इसको Rn0 भी बोल दूँ, R0n² इक्वल्स टू एन लैम्डा आर, तो मतलब मेरा क्या हुआ, अब पहले एन लैम्डा आर था फ्रिंज का रेडियस, और अब मेरा एन लैम्डा आर माइनस 2T0 आर हो गया, मतलब रेडियस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो मतलब कि जैसे ही आप इसको ऊपर उठाएंगे लेंस को, जो आपकी फ्रिंज है, मान लो फर्स्ट फ्रिंज की बात करता हूँ, अगर मैं R1 की बात करता हूँ, तो R1 का रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वो। तो आपको ऐसा फील होगा कि रेडियस जो आपकी फ्रिंजेस हैं वो क्या कर रही हैं, अंदर कोलैप्स कर रही हैं, जो सेंटर है ना उसमें कोलैप्स कर रही है। ऐसा लगेगा ये कम होते अंदर चलेगी, फिर ऐसे बाहर दूसरी वाली भी कम होते अंदर चलेगी, अगर आप इसको कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। ओके, इसमें आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेंटर में मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो पहला अगर मिनिमा की बात करता हूँ, फॉर मिनिमा, तो सेंटर पर क्या होना चाहिए मेरा, Rn इक्वल्स टू 0, रेडियस है सेंटर इज 0। तो फॉर मिनिमा Rn इक्वल्स टू 0 अगर मैं डालता हूँ तो मेरा क्या हो गया, एन लैम्डा आर इज इक्वल्स टू 2T0 इंटू आर। तो T0 क्या आ गया मेरा, एन लैम्डा बाई 2, ये आ गया। T0 क्या आ गया, एन लैम्डा बाई 2। अच्छा, मेरा यहाँ पर n क्या है, n इज 0 1 2 3 ऐसे है, ठीक है। तो T0 क्या होगा, डेट इज T0 इज इक्वल्स टू 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, ठीक, 2 लैम्डा 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे ऐसे मेरा चल रहा है, ठीक है। ओके, फॉर ब्राइट फ्रिंज अगर देखते हैं, फॉर मैक्सिमा अगर मैं देखता हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा मेरा, n प्लस हाफ लैम्डा आर। फिर से आप क्या करेंगे, Rn इक्वल्स टू 0 डाल दो इसमें, तो n प्लस हाफ लैम्डा आर इक्वल्स टू 2T0 आर। तो मेरा T0 क्या हो गया, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया, ठीक है। अब फिर से मुझे क्या पता है, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 ये सब है, ठीक है, ये है। तो T0 क्या आ गया मेरा यहाँ से, T0 इज n इक्वल्स टू 0 के लिए लैम्डा बाई 4, n इक्वल्स टू 1 के लिए 3 लैम्डा बाई 4, n इक्वल्स टू 2 के लिए 5 लैम्डा बाई 4, ऐसे ऐसे मेरा T0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सेंटर पर मिनिमा चाहिए तो मैं T0 को क्या रखूँगा, 0 रखूँगा या लैम्डा बाई 2 रखूँगा या लैम्डा रखूँगा, ठीक है। मतलब 0 से लैम्डा बाई 2 अगर मैं ले जाऊँगा, पहले क्या था मेरा सेंटर पर मैक्सिमा था, जब मेरा पोजीशन ऐसा था, जब मेरा पोजीशन क्या था, ऐसा था, बिल्कुल टच कर रहा था ये, तो क्या था यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा था, ठीक है। तो अगर मुझे सेंटर पर फिर से दोबारा मिनिमा चाहिए तो मैं T0 को 0 से कहाँ ले जाऊँगा, लैम्डा बाई 2 पर। यहाँ पर T0 क्या है, 0 है। तो मुझे दोबारा अगर मिनिमा चाहिए तो T0 को 0 से कहाँ ले जाऊँगा, T0 इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पर, ठीक है। लेकिन इसके बीच में अगर मेरा T0 लैम्डा बाई 4 हो जा रहा है तो मेरा क्या हो जा रहा है, वहाँ पर मैक्सिमा हो जा रहा है। तो मतलब कि जब T0 जो है तुम्हारा 0 था तो मेरा क्या था, मिनिमा। जब T0 मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4, तो क्या हो जाएगा मेरा मैक्सिमा। जब T0 मेरा हो गया लैम्डा बाई 2, फिर से दोबारा क्या हो गया, मिनिमा, ठीक है। तो मतलब लैम्डा बाई 4 चेंज करने पर मेरा क्या हो रहा है, एक एक फ्रिंज कम होता जा रहा है, ठीक है। मिनिमा था फिर मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा था फिर मिनिमा हो गया, ठीक है। सेंटर की बात हो रही है, पहले मिनिमा फिर मैक्सिमा, मैक्सिमा फिर मिनिमा। तो लैम्डा बाई 4 चेंज करने पर क्या हो रहा है, मेरा मिनिमा मैक्सिमा ऐसे हो जा रहा है। तो अगर मुझे मिनिमा से दोबारा मिनिमा पर जाना है तो क्या करूँगा, T0 इक्वल्स टू 0 से T0 इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, सीधे मैं क्या करूँगा, लैम्डा बाई 2 इसको ऊपर उठा दूंगा,
अगर मुझे दोबारा मिनिमा पर जाना है तो, ठीक है। अगर मुझे मैक्सिमा पर जाना है तो टी नॉट क्या रखूँगा, λ/4 के इक्वल रखूँगा, ठीक। तो ऐसा होगा आपका। तो ये आपका हो गया पूरा, ये आप समझ लीजिए। कंक्लूज़न मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, आपको आगे के लिए याद रहे। तो कंक्लूज़न लिखिए। कंक्लूज़न क्या आया यहाँ से? पहला कंक्लूज़न, इफ़ लेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय λ/2 each time the minima remains minima and maxima, यानी कि at center each time the minima remains minima and maxima remains maxima, ठीक। मतलब कि अगर सेंटर पर मिनिमा होगा और आपने λ/2 फिर डिस्प्लेस किया तो मिनिमा ही रहेगा। अगर सेंटर पर मैक्सिमा बना हुआ है और फिर आपने λ/2 पर उठाया तो क्या रहेगा, मैक्सिमा ही रहेगा। तो जब भी λ/2 आप डिस्प्लेस करेंगे तो आपका फ्रिंज पैटर्न चेंज नहीं होगा, सेंटर पर जो मैक्सिमा है मैक्सिमा रहेगा, मिनिमा है मिनिमा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इफ लेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय λ/4, जो आपका डार्क है, जो आपका मिनिमा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमा में, और जो आपका मैक्सिमा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमा में, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन्स रिंग्स यहाँ ख़त्म हो गया। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है आपको आज, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया है। इसके अलावा वेज शेप फिल्म के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वेज शेप्ड फिल्म के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम्हारे पास 2 ग्लास प्लेट्स एनक्लोज वेज शेप्ड एयर फिल्म टचिंग एट वन एज एंड आर सेपरेटेड बाय अ वायर ऑफ 0.04 मिलीमीटर diameter at a distance of 10 centimeter from the edge. Calculate the fringe width lambda equals to 589.3 नैनोमीटर। तो लैम्डा आपको दिया हुआ है 589.3 नैनोमीटर, ठीक है। और बोल रहा है ऐसे ग्लास प्लेट रखा हुआ है आपका, ये किससे सेपरेटेड है, यहाँ एक वायर से सेपरेटेड है जिसका डायमीटर कितना है, द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.04 मिलीमीटर, और ये कितना डिस्टेंस पर है यहाँ से, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ इज λ/2 म्यू इंटू थीटा। अच्छा, बीच में क्या है आपका, एयर है, तो एयर के लिए म्यू इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो गया λ/2 थीटा, ठीक। अच्छा, लैम्डा आपको दिया हुआ है 589.3, तो 589.3 इंटू 10⁻⁻9 2, थीटा निकालना है आपको, ये है आपका थीटा। अच्छा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ आ जाएगा 0.04 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट कन्वर्जन करके, ठीक है। 10⁻⁻1 हो गया, तो 0.04 इंटू 10⁻, ये हो गया -1 ऊपर जाकर हो गया -2। तो इतना आपका थीटा क्या आया, बहुत कम आया, तो इसको मैं टेन थीटा को क्या लिखूँ, सिर्फ थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक। टेन थीटा को मैंने सिर्फ क्या लिख लिया, थीटा। तो यहाँ पर मेरा बीटा क्या आ गया, यहाँ पर मैं थीटा डाल दो, थीटा इज 0.04 इंटू 10⁻⁻2, तो कितना आ जाएगा 0.074 सेंटीमीटर, इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है आपको कि ये वायर है, ये ग्लास प्लेट्स हैं और यहाँ पर एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे है, ठीक। और इन दोनों के बीच ये जो इसका डायमीटर है आपका 0.03 सेंटीमीटर, और ये जो डायमीटर है इसका ये है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज़, बीच का डिस्टेंस है इनके 2 सेंटीमीटर का,
और लैम्डा इसमें दिया हुआ है 546 नैनोमीटर, ये इसका लैम्डा दिया हुआ है। तो फिर से पूछ रहा है फ्रिंज विड्थ निकालना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो फ्रिंज विड्थ निकालना है आपको, तो फ्रिंज विड्थ फिर से यही फॉर्मूला लगेगा लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा। अच्छा थीटा निकालना है हमें यहाँ, तो थीटा क्या होगा, ये आपका थीटा होगा, ठीक है। प्लेन और हाइट में, मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको मैं पीछे बढ़ाता हूँ, तो इसको पीछे बढ़ाइए, ये थीटा है, तो ये थीटा तो ये थीटा, ठीक, ये थीटा तो ये थीटा। अच्छा ये थीटा कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, ये आपको पता है 2 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये माइनस इतना, ठीक, और इतना कितना है, इतना, तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 0.01 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 0.02 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो बीटा कितना आ गया आपके पास लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा। थीटा कितना हो गया मेरा यहाँ से, थीटा इज 0.02 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.01, ठीक। तो लैम्डा मुझे निकालना है, लैम्डा मुझे पता है 546 डिवाइड इंटू 10⁻⁹ 2 इंटू म्यू एयर दिया हुआ है, तो म्यू इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इज 0.01, तो यहाँ से मेरा आ गया 27.3 माइक्रोमीटर, ये आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं वेज शेप्ड फिल्म के, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पर चीज़ देख लीजिए, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, जो आपकी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग आती है ना, जैसे फ़ोन्स में आती हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं करती लाइट को, तो रिफ्लेक्ट नहीं करती इसका मतलब क्या बना रही हैं, वो डार्क बना रही हैं, डार्क मतलब कि डार्क फ्रिंज बना रही हैं। जब भी आपका एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होगा तो आप क्या देखेंगे, डार्क फ्रिंज, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है ना, तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है मतलब आंखों पर नहीं पड़ रही, आंखों पर नहीं पड़ रही है इसका मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर डार्क है, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज बना रही है, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का क्या बनता है, डार्क फ्रिंज, ठीक है। और किसी भी डार्क, अच्छा एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इस टाइप का होता है, देखिए थिन फिल्म का एग्जांपल है, थिन फिल्म का, तो यहाँ पर एक थिन फिल्म होगा, ये आपका एंटी, ये कोटिंग है, ठीक है। ये क्या है आपका एयर, ये है आपका कोटिंग, और ये आपका कोई भी ग्लास या फिर कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेयर होता है, एयर क्या है आपका, रेयर है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा रेयर हो गया, ठीक है। तो एयर अगर 1 है तो इसका जो अगर NF मान लूँ या फिर म्यू एफ मान लिया मैंने इसको, और यहाँ पर क्या है म्यू जी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू ऑफ एयर इज़ लेस देन म्यू ऑफ कोटिंग इज़ लेस देन म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इस फॉर्म में होता है, मतलब रेयर 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 ऐसे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, तो जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन में आपका मिनिमा के लिए क्या निकालते हैं, मिनिमा कैसा आता है 2 म्यू टी इक्वल्स टू n+1/2 लैम्डा, ये आपका मिनिमा के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू एफ, कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो म्यू एफ जो हम निकालेंगे, अगर आपको म्यू एफ नहीं दिया है तो म्यू एफ निकालेंगे आप म्यू एयर डॉट म्यू ग्लास का प्रोडक्ट का अंडर रूट लेकर, ये आपका हो गया म्यू एफ, कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपके पास आ जाएं। असल में होता क्या है कि यहाँ से जो अगर रेज आए, ये रेज आए, ठीक है, यहाँ से ये टकरा कर जब वापस जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या जाएंगे, सेम इंटेंसिटी के जाएंगे, क्या जाएंगे, I1 और I2 क्या होंगे आपके, सेम होंगे, ठीक है। तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई मिनिमम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये 0 हो गया। जो डार्क बनेगा वो बिल्कुल डार्क बनेगा, ठीक है, वहाँ कुछ होगा ही नहीं, डार्क बनेगा बिल्कुल अगर मेरा I1 I2 हो गया, ठीक है। और फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का होगा, पाई का फेज डिफरेंस होगा तो क्या बनेगा, मेरा डार्क बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम रिफ्लेक्शन कोटिंग में डार्क बनता है, तो मिनिमा लगाएंगे और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नहीं दिया तो इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर एयर की जगह कुछ और भी होगा तो यहाँ पर उसकी जगह कुछ और रख देंगे, एयर की जगह कुछ और रख देंगे। तो ये आपका हो गया इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस पूरा। इसके बाद में आपका है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, तो वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद।